गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो इसमें हमें क्या समझना है? देखो, जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स होती है वो क्या होती है। आपने एक केमिस्ट्री के एक ब्रांच को स्टडी किया होगा विच इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और दूसरी ब्रांच होती है हमारी काइनेटिक्स। ये दो ब्रांचेस हैं जिनकी वजह से हमारी कोई भी रिएक्शन होती है। अब हमें पता है केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट चेंजेस। केमिस्ट्री में क्या होता है? केवल चेंजेस होते रहते हैं। कोई चीज़ है उसकी एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ है, वो दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होती है जिसकी एक अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। कई बार प्रॉपर्टीज़ मिल भी सकती है, लाइक दे रिजेंबल टू ईच अदर, बट मोस्ट प्रोबेबली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट ही होती है, ठीक है। अच्छा, तो हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी से हमारा क्या मतलब है कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। मान लो ये रिएक्शन है, ए से बी जाना है, तो ये होगा या नहीं होगा, इसकी स्टडी हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। और काइनेटिक्स ये बताती है कि जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जो फिजिबल रिएक्शन है, उनकी रेट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ये हम किसके अंडर में पढ़ते हैं? काइनेटिक्स के अंडर में। अब देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अभी जानना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहा, हम इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो हमने फूड है उसको प्रिजर्व करके रखा, या फिर कोई भी चीज़ है, फूड आइटम, कोई भी मिल्क वगैरह है, उसको हमने प्रिजर्व करके रखा। हमें ये जानना है कि ये जो मिल्क है ये कब तक प्रिजर्व रहेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड है, ब्रेड पे हमारी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, ठीक है। तो वो कैसे, कितने दिनों तक ब्रेड हमारी चलने वाली है, या फिर कोई लॉन्ग टाइम में चलने वाली चीज़ है, ठीक है। लाइक हम चिप्स वगैरह लेके आते हैं, उनकी 6 मंथ्स की एक्सपायरी होती है, 6 मंथ्स की एक्सपायरी होती है। तो वो किस अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ जो है वो ख़राब होने वाली है या नहीं होने वाली। ये हम काइनेटिक्स की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, जो ये बताती है कि इसके अंडर कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, और रिएक्शन होगी तो कोई चीज़ रॉटन होगी या नहीं होगी, कोई चीज़ ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, किस तरह की रिएक्शन इनमें होती रहेंगी और किस रेट पे रिएक्शन होगी, ठीक है। तो रिएक्शन कितनी देर में जाके कंप्लीट होगी। मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा मिल्क है, ठीक है। अगर आप मिल्क को नॉर्मली स्टोर कर देते हो किसी कंटेनर में, बस आपने निकाला और आपने किसी कंटेनर में स्टोर कर दिया, और आप 2 दिन बाद देखोगे तो आपका मिल्क क्या होगा? इट विल बी कन्वर्टेड, ठीक है। वो अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है उससे कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे उसका पनीर बने, कुछ भी बने, चाहे दही बने, कुछ भी बने, वॉट एवर, बट वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट पनीर निकालने की बात नहीं कर रहे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म से इसमें जाएगा। और जो इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज थी वैसी प्रॉपर्टीज इस फॉर्म में बिल्कुल नहीं रहेंगी, या ऑब्वियसली दे आर बोथ आर द सोर्स ऑफ कैल्शियम, बट उनकी प्रॉपर्टीज में डेफिनेट चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है कि जो हमारी उसमें रिएक्शन हो रही है वो कितने टाइम में हो रही है, कितनी स्पीड से हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज़ रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चिप्स ही रख लेते हैं, ठीक है। चिप्स जो है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है, मान लो कितने टाइम बाद वो खराब हो रही है। अगर उनकी एक्सपायरी है, मान लो 1 ईयर की एक्सपायरी है, तो यानी कि उनमें जो होने वाली रिएक्शंस है, जो भी माइक्रोबियल रिएक्शंस है, वो बहुत स्लो प्रोसेस के थ्रू हो रही है, इसलिए वो 2 दिन में खराब नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं मेडिसिन की, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में ही नहीं, इस काइनेटिक्स को हम केमिस्ट्री की सारी इंडस्ट्रीज में अप्लाई करते हैं, लाइक मेडिसिनल केमिस्ट्री, कि कितने टाइम में हमारी जो मेडिसिन है वो खराब होती है, लाइक आई ड्रॉप्स हो गई, या हमारी जो भी टैबलेट्स वगैरह हम लेते हैं वो सब भी, ठीक है। इसके अलावा हम इसको काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में इसके एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए हमें इनिशियली ये बात जाननी होती है कि कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि फिजिबिलिटी, तो उसको हम हमारी थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन वो किस स्पीड पे हो रही है, किस रेट पे हो रही है, उसको हम हमारी काइनेटिक्स की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। देखो, जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, ये हम कैसे बताते हैं कि अगर हमारी डेल जी इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 होता है, या फिर हम कह लें कि जो हमारी एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। वैसे मोस्टली हम इसको लेके चलते हैं डेल जी नेगेटिव, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब वो जो रिएक्शन है वो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन है ए से बी में जा रही है, ठीक है, तो वो उसके साथ इक्विलिब्रियम पे रहती है, इस चीज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टडी करते हैं। और कितनी जल्दी हम इस इक्विलिब्रियम को अटेन कर रहे हैं उसको हम काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स किस तरह से होते हैं, मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं टू फाइंड आउट कि ये रिएक्शन हमारी जो हो रही है वो किस किस कंडीशन पे जल्दी हो रही है। लाइक
टेम्परेचर की कंडीशन, प्रेशर की कंडीशन, कंसंट्रेशन की कंडीशन। लाइक जैसे कि मैं ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बी की कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज कर दी या डिक्रीज कर दी तो हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी के काफ़ी सारी कंडीशंस भी हम लेके चलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, ठीक है, इस तरह की काफ़ी सारी जो चीज़ें हम, इक्विलिब्रियम, ये सब चीज़ें हम लेके चलते हैं। ठीक है, देखो कोई भी रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है, इसको पता लगाने के लिए क्या होता है हमारे पास, क्या क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कोई भी दो कंपाउंड है, मान लो मैं ए और बी की रिएक्शन करवा रही हूँ और उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ सी में, तो ये जो कंपाउंड है इनका किस तरह का ओरिएंटेशन है, ये किस तरह के एनर्जी लेवल में है, इस चीज से हमें ये पता लगता है कि ये दोनों के बीच होने वाली रिएक्शन जो है वो होगी कि नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ जो कि एनसीईआरटी की बुक में भी मेंशन्ड है। ठीक है, वो एग्जाम्पल क्या है, डायमंड का। ठीक है, हमें ये पता है कि जो हमारा कार्बन है, ठीक है, वो क्या है, दोनों चीजों में कन्वर्ट होता है, हमारा ग्रेफाइट में भी कन्वर्ट होता है और कार्बन हमारा डायमंड में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों प्रोसेस, स्पेशली जो डायमंड वाला प्रोसेस है, ये तो 1000 लेके चलता है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम लेके चलता है कि इनिशियली जो लोग थे वो ये मानते थे कि डायमंड जो है वो मतलब कि कोई एलिमेंट ही है, वो कार्बन, वो मानते ही नहीं थे कि ये चीज़ हमें कार्बन से ऑब्टेन्ड हो रही है। इनफैक्ट पहले के टाइम में ये माना जाता था कि डायमंड जो है वो सेल्फ फॉर्म्ड है, मतलब खुद से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि उसका कार्बन का कोई रोल नहीं है। बट एज सून एज जब हमने स्टडी की, जब हमने रिएक्शंस को पढ़ा, जब हमने धीरे धीरे केमिस्ट्री को खोजा, तो हमें ये पता लगा कि नहीं, जो हमारा डायमंड है वो कार्बन से फॉर्म होता है। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। और क्या होता है, इस प्रोसेस को करवाने के लिए हमें स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन अटेन करनी पड़ती है। जब ये कंडीशन अटेन हो जाती है तो हम स्लो प्रोसेस को भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कैटलिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। कैटलिस्ट को भी डाल के हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको फास्ट और स्लो कर सकते हैं, उसकी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं और हम प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी ऑब्टेन करने की कोशिश कर सकते हैं। देखो अब बात करते हैं रिएक्शन की। ठीक है, हम 3 तरह के रिएक्शन पढ़ते हैं। पहली है फास्ट रिएक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड बता रही हूँ मैं। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी हमारी आयनिक रिएक्शन हो गई, लाइक Na प्लस Cl माइनस विल गिव NaCl। ठीक है, जिसमें दो आयंस जो है वो एक साथ आके कोई भी कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दूसरी होती है हमारी स्लो रिएक्शन। ठीक है, स्लो रिएक्शन का एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपको, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, Fe जो होता है उसको एयर और मॉइस्चर मिलता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसकी रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, रस्ट आयरन। ओके, थर्ड प्रोसेस होता है जो नॉर्मल प्रोसेस होते हैं, नॉर्मल स्पीड पे होने वाली रिएक्शन, लाइक हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च हो गया, या जो भी रिएक्शंस हम यूजुअली देखते हैं, लाइक जैसे H2 प्लस Cl2 विल गिव HCl, या इस तरह की जो रिएक्शंस होती है जो पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशन पे होती है, इनको हम नॉर्मल रिएक्शन में स्टडी करते हैं। ओके, तो मैं इसमें लिख देती हूँ ऑल अदर रिएक्शंस। अब देखो मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ। ठीक है, मान लो मेरी रिएक्शन है जिसमें मेरा रिएक्टेंट है, उससे मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी बात करें, किसी भी टाइम पे डेल टी की हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1। मान लो एक T1 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन R1 है और इसकी कंसंट्रेशन P1 है, और एक T2 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन R2 है और इसकी कंसंट्रेशन P2 है। ठीक है, तो हमारे जो टाइम में मतलब क्या टाइम में कितना डिफरेंस होगा वो ये होगा, डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब हम बात करें डेल पी, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, वो P1 से P2 गया है, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन मेरी कितनी हो गई, P2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी P1 हो गई। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन को। ओके, अब हम बात करते हैं डेल आर, रिएक्टेंट में कितना चेंज आया है, अगेन R2 माइनस R1। जो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन थी वो R2 है और जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो R1 है। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब बताए हमारे पास क्या है कि जब हम बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस यानी कि कितना वो बन रहा है, मतलब कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, कितना हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है ना, जो R1 था इनिशियली इसकी वैल्यू मान लो 10 थी और इसकी वैल्यू मान लो 2 थी,
मतलब कि किसी एक टाइम पे, टाइम 0 पे, इसको हम 3 केस में लेके चलते हैं, ठीक है। मान लो t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन 10 थी, इसकी 0 थी। t इज इक्वल टू t1 कोई टाइम है, उस पर इसकी कंसंट्रेशन 8 हुई, इसके 2 बन गए। और किसी टाइम t2 पे इसकी कंसंट्रेशन मान लो 6 हुई और इसके 4 मान लो 5 बन गए। चलो 4 बन गए, छोड़ो भैया ना, ये चीज़ नहीं कर रहे, 4 बन गए मान लो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब देखो रेट ऑफ अपीयरेंस यानी कि जो R है उसकी कंसंट्रेशन तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और P की कंसंट्रेशन हमारी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P, मतलब कि P बनना, P का बनना वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा कितना होता है, डेल P बाय डेल T। अब ध्यान से देखना, डेल P मेरा क्या है, P2 माइनस P1 और डेल T मेरा क्या है, T2 माइनस T1। तो हमेशा T2 तो बड़ा ही होगा T1 से। मान लो T1 हमारा 2 मिनट है, ठीक है, और T2 हमारा 5 मिनट है, तो क्या होगा, हमारा T2 हमेशा बड़ा होगा T1 से। सिमिलरली जो P2 है वो भी हमेशा P1 से बड़ा होगा। तो ये P2 की भी वैल्यू बड़ी है और T2 की भी वैल्यू बड़ी है, यानी कि ये वैल्यू हमारी हमेशा पॉजिटिव आती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहीं पे इनिशियली हम अपीयरेंस में प्लस लगा के चलते हैं। अब बात करें अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, अब डिसअपीयरेंस P का नहीं लेंगे, हम R का लेंगे, क्योंकि R हमारा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिसअपीयरेंस R का हो रहा है। तो ये कितना होगा, डेल R बाय डेल T, यानी कि R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। अब देखो जो हमारा T2 है वो तो हमेशा T1 से बड़ा होगा, लेकिन जो हमारा R2 है वो हमेशा R1 से छोटा होगा, यानी कि डेल R की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। तो यानी कि ये वैल्यू भी हमारी नेगेटिव आएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, डिसअपीयरेंस में यहीं पे ही हम नेगेटिव लेकर ही चलते हैं। ओके, देखो हमें क्या पता लगता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस का हमारे पास पॉजिटिव आ गया और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमारा नेगेटिव आ गया। तो मैं इसमें ना 2 ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मान लो ये वाला ग्राफ हमारा किसका है, डेल R बाय डेल T के, डेल R बाय डेल T के बीच में प्लॉट हो रहा है, और ये जो ग्राफ है हमारा वो डेल P बाय डेल T के बीच में प्लॉट हो रहा है। तो हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा डिक्रीज होती है, यानी कि नेगेटिव आती है। तो इसके लिए हमारा प्लॉट कुछ इस तरह का बन सकता है, और हमें ये पता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा हमारी इंक्रीज होती है। तो उसके लिए हमारा प्लॉट कुछ इस तरह से बन सकता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम 2 चीजें डिफाइन करेंगे, ठीक है। पहली चीज क्या होती है हमारी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और दूसरी चीज हमारी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें एक बड़ी क्वांटिटी को दिखाता है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि डेल P बाय डेल T। इसमें मैं प्रोडक्ट नहीं लिख रही, C लिख देती हूँ, ठीक है। C कैन बी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है। और इंस्टेंटेनियस बताता है किसी पॉइंट पे, ठीक है। मान लो मैं बोल रही हूँ कि क्या हो रहा है, जैसे कि हमारी कोई व्हीकल है, ठीक है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, किसी रास्ते पे, ठीक है। तो ये मैं क्या बताती हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब ऐसा तो नहीं है हमारी स्पीड हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी। मान लो हम हाईवे पे जा रहे हैं तो हमारी स्पीड तब भी 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी, या फिर हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे स्पीड हमें 20 किलोमीटर पर आवर ही रखनी है, तो क्या वहाँ पे भी हम 40 किलोमीटर पर आवर रख के चलेंगे, नहीं। और जब हमारे हाईवे आते हैं तो उसमें 60 किलोमीटर पर आवर होती है स्पीड। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, कभी हमें 20 भी करनी होगी, कभी 25, कभी 80 भी होगी हमारी, कभी 60 भी होगी, कुछ भी स्पीड हमारी हो सकती है। तो हम एक एवरेज मान के चल लेते हैं कि अगर हमने 1 आवर ट्रैवल किया है तो उसमें क्या हुआ, हमारी स्पीड बढ़ी घटी, काफ़ी चीज़ें उसमें हुई, लेकिन एक एवरेज स्पीड हमने ली जो कि कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जितनी भी स्पीड्स थी उनका हमने एवरेज लिया तो वो हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर आई, ठीक है। अब मान लो मैं ये कह रही हूँ कि जो इस तरह से ये मान लो ये एक रास्ता है, ठीक है, मान लो यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, ठीक है। इस पर हम 5 पॉइंट मार्क करते हैं, A B C D और E। मान लो A पे इसकी स्पीड 60 थी, B पे 50 हुई, C पे मान लो 20 हो गई, D पे मान लो 80 हो गई,
ई पे मान लो 40 हो गई, ठीक है। इस तरह से हमने 5 स्पीड मार्क करी और लेट अस अज्यूम इसका जो एवरेज था वो 40 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये जानना है कि नहीं, तो ये एवरेज स्पीड तो हो गई हमारी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की तरह कि किसी इन जो सारी की सारी स्पीड से इनका हमने समेशन लेके और एवरेज निकाल दिया। लेकिन मान लो मुझे ये जानना है कि नहीं, मुझे तो डी पॉइंट पे स्पीड जाननी है कि आप डी पॉइंट पे बताओ आप कितनी स्पीड है। तो आप क्या 40 लिखोगे? नहीं, आप इस पे लिखोगे कि भाई इस पे स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आ रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, सेकंड पे जो स्पीड हम निकालते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इसी तरीके से जब हम रेट को निकालते हैं तो रेट भी हमारी इसी तरीके से आती है और उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसको हम dc/dt से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम इन ग्राफ्स की बात करें तो अगर हम बात करें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की तो वो कितनी होगी हमारी? dp/dt, सॉरी डेल पी बाय डेल टी, वो भी पॉजिटिव में। और अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन हमारी इंस्टेंटेनियस तो वो कितनी होगी? dp/dt। सिमिलरली अब हम इसकी बात करते हैं। मान लो हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज, तो ये कितनी होगी हमारी? डेल आर बाय डेल टी। और अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस तो वो कितनी होगी हमारी? dr/dt। लेकिन इन दोनों में नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। देखो अब हमारे पास ना यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो इसमें मेरे को निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, हमें फाइंड आउट करनी है इवेंचुअली, ठीक है। तो पहले मैं निकालूंगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट है तो वो डिसअपीयर होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था जो भी चीज रिएक्टेंट होती है उसके आगे हमें माइनस लगाना है। डी रेट ऑफ रिएक्शन में इंस्टेंटेनियस के लिए निकालते हैं चेंज इन ए अपॉन डी टी, इस तरह से आपको लिखना है। अब बी है, अब देखो ये तो है, अगर हम बात करें मैं डिसअपीयरेंस हटा दूं और मैं एक वर्ड यूज करूं चेंज, ठीक है, तब तो ये आएगा यहाँ पे ये कि कितना चेंज हो रहा है कि dA/dt का चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं अब, क्योंकि अब मेरे पास क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक आ गई। पहले जो हम रिएक्शन की स्टडी कर रहे थे उसमें था लाइक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो हमने लिख दिया भाई dr/dt dp/dt, ऐसे हमने लिख दिया, प्लस माइनस लगा लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है? अब स्टोइचियोमेट्री इन्वॉल्व होगी। तो देखो अब मैं बात करूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो वो मेरा कितना होगा? माइनस जो भी इसकी स्टोइचियोमेट्रिक है, लाइक यहाँ 2 है, नेगेटिव हमें लगाना ही है, dA/dt हमारा आएगा ही। अब जैसे इसमें क्या है? यहाँ 2 है तो -1/2, जो भी आपका स्टोइचियोमेट्री है इसके आगे वो आपका इसके डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। अब सिमिलरली हम बात करें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो वो कितना हो जाएगा? 3 है हमारा, -1/3 dB/dt। अब मैं अगर बात करूं रेट ऑफ चेंज इन सी तो वो मेरा कितना आ जाएगा? प्लस का, क्योंकि वो हमारा क्या है? प्रोडक्ट है, dC/dt। और अगर हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस की तो ये कितना हो जाएगा हमारा? प्लस का 1/4 dC/dt, ओके। देखो अब है ना, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी। आपको ये याद रखना है जो भी आपका डिसअपीयरेंस वाली चीज आती है और जो भी आपकी अपीयरेंस वाली चीज आती है, इन सबको आपको इक्वलाइज कर देना है विद दिस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो कैसे? जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, इसी के लिए निकाल रही हूँ, ठीक है। वो कितनी आएगी? हमको इन सबको इक्वल रख देना है। -1/2 dA/dt इज इक्वल टू -1/3 dV/dt इज इक्वल टू +1/4 dC/dt।
अब मान लो कि आपको क्वेश्चन में क्या होता है, अब इससे न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं। मान लो आपको यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन गिवन है, डीवी बाई डी टी की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, मान लो लेट अस अज्यूम, मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा जो डीवी बाई डी टी है वो मेरा 15 है, ठीक है। तो अब आप मेरे को डीसी बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे को वैल्यू किसकी गिवन है, इसकी, और इसको फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को लेके चलेंगे, अभी हम ए को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरा -1/3 हो गया इंटू ये मेरी डीवी बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 15 इज इक्वल टू प्लस का 1/4 डीसी बाई डी टी, यानी कि ये वैल्यू 3 5 से 15, ठीक है। तो -5 इंटू, अब 4 हमारा यहाँ आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी, तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ गई 20, ठीक है। इस तरह से हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी किसी एक की वैल्यू दी हो दूसरे की निकालनी हो, दो की दी हो किसी एक की निकालनी हो, एक की दी हो बाकी दो की निकालनी हो, एक से दो की भी निकाल सकते हैं। देखो अब इससे, अब जैसे हमको ये वैल्यू पता लग गई, हम डी ए बाई डी टी भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे कि मान लो हम ये वैल्यू है डी ए बाई डी टी, हमें कैलकुलेट करना है, हमें पता लग गया भाई ये कितना आ गया -20 आ गया, यहाँ पे डी बी बाई डी टी हमारा 15 था और डी सी बाई डी टी हमने निकाल लिया 20, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मान लो मैं डी ए बाई डी टी मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से कर सकती हूँ, चाहे मैं इसके इक्वलाइज करके कर लूँ, चाहे मैं इसके इक्वलाइज करके कर लूँ, और देखना दोनों में आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब मान लो मेरे को डी ए बाई डी टी निकालना है, इज इक्वल टू माइनस साइन और 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा ये 2/3 डी बी बाई डी टी, तो ये कितना आ जाएगा 2/3, और डी बी बाई डी टी की वैल्यू क्या है 15, 10 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो मैं सी के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ, सी के हिसाब से निकाल रही हूँ, तो देखो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो कितना आया 2/4 डी सी बाई डी टी, ये कितना आ गया, डी सी बाई डी टी की वैल्यू 20 है, तो 2/4 इंटू 20 10, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जब हम चेंज की बात करेंगे ना, सिर्फ चेंज की, तो उसमें आपको साइन कंसिडर करके नहीं चलना है, ठीक है। साइन हम हमेशा जो भी इसमें है इसमें से हटा, सॉरी इसमें नहीं, जब हम चेंज की बात करेंगे तो इसमें हम साइन कंसिडर करके नहीं चलेंगे, ठीक है। साइन का रोल नहीं होगा चेंज में, केवल डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में ही हम चेंज उसको निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो वो कितना होगा -1/3 डी ए बाई डी टी। अब मेरे को निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो वो कितना होगा -1/4 डी बी बाई डी टी। सिमिलरली मुझे निकालना है, मान लो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी, तो वो कितना हो जाएगा -1/5 डी सी बाई डी टी। और मेरे को निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, वो कितना हो जाएगा मेरा प्लस का 1/6 डी डी चेंज इन डी बाई डी टी, ओके। तो अब मेरे को क्या करना है, सारी वैल्यूज को इक्वलाइज कर देना है, यानी कि -1/3 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -1/4 डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू -1/5 डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/6 चेंज इन डी बाई डी टी, ठीक है। तो इस तरह से हम एक फाइनल कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, हमें इस तरह से अब इन चीज़ों को हमें नहीं लिख के चलना है, धीरे धीरे हमें क्या करना है, इन चीज़ों से छुटकारा पाना है कि हम ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इस पे आएंगे। जैसे ये दिया हुआ है तो आपको पता है भाई डी ए बाई डी टी आएगा, इसमें भी डी बी बाई डी टी आएगा, इसमें डी सी बाई डी टी आएगा, उसमें डी डी बाई डी टी आएगा, इन तीनों में नेगेटिव साइन आएगा, इसमें पॉजिटिव साइन आएगा। स्टोइचोमेट्रिक जो है वो इन्वर्स हो जाएगी, -1/3 -1/4 -1/5, ठीक है, इस तरह से जाएगा। मान लो मैं एक रिएक्शन लेके चल रही हूँ, देखो ध्यान से, और 2C, ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो देखो अब मेरे को क्या करना है, अभी तीन ही चीजें लिखनी है, चेंज को हम अभी हटा रहे हैं, ठीक है।
देखो अब क्या होगा, यहाँ पे 1/5 है। अब हमें पता है स्टोइचोमेट्रिक में इन्वर्स होके आता है, तो यानी कि ये वैल्यू अब कैसे आएगी, -5। ठीक है, सिमिलरली 1/4 है तो ये वैल्यू कैसे आएगी, -4। यहाँ पे क्या है, 2 है तो ये कैसे आएगी, +1/2। ठीक है, इस तरह से आ गई। अब हमको इनको इक्वलाइज करना है तो हम कैसे करेंगे, -5 dA/dt। अब आपको डायरेक्ट लिखनी सीखनी है, मानो मेरे पास ये सब नहीं हो, मानो मैं इसको हाइड कर दूँ, ये सब नहीं है हमारे पास, तो क्या करना है 5, अच्छा 5 यहाँ डिनोमिनेटर में तो अब की बार न्यूमरेटर में चला जाएगा, -5 dA/dt इक्वल टू, अब 4 डिनोमिनेटर में तो अब न्यूमरेटर में चला जाएगा, प्लस का 4 dV/dt इज इक्वल टू, सॉरी प्लस का नहीं माइनस का, क्योंकि रिएक्टेंट है ना। अब ये है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है 1/2 dC/dt। और मान लो यहाँ पे मेरे होता 1/6 dV बन रहा होता, तो मेरा क्या हो जाता है, ये 6 dD/dt प्लस में। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रही है, हमें पता है हम चेंज लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन में चेंज लिखते हैं। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की मेरी यूनिट क्या होती है, मान लो कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो ये क्या होती है, N/V। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। तो ये मेरी कंसंट्रेशन क्या गई, मोल पर लीटर। टाइम को मान लो मैं सेकंड में लेके चल रही हूँ, तो ये यूनिट मेरी क्या आ जाती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, यस, सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो हमारा क्या है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये क्या कहता है, इसको हमें समझना है। मान लो कोई भी रिएक्शन है, 2A + 3B विल गिव्स 4C। ठीक है, या फिर बेसिक लेके चलते हैं, फिर रुको। ठीक है, मान लो हमारा A से B बन रहा है। ठीक है, अब क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन की, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसकी इक्वल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है A, जो हमारी कंसंट्रेशन है, इसकी स्टोइचोमेट्री की। ठीक है, इसकी पावर होती है। अब पता है क्या होता है, जैसे हमारा ये इक्वल टू का साइन हटता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, के, और के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट। अब इसमें क्या सीन है, जैसे ये हमारा आ गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारी हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें बस एक चेक करना है कि क्या ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये सही है कि नहीं है। चलो चेक करके देखते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम मैं इस रिएक्शन में एक ही कंसंट्रेशन को डबल कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा किसकी इक्वल आया था, के, ए की पावर 2K। तो अब इसकी जगह यहाँ ए की जगह क्या आ जाएगा, मेरा 2A आ जाएगा। तो कितना हुआ, के 4A², यानी कि 4K A का स्क्वायर। तो ये क्या हो गई मेरी 4। मान लो इसको मैंने R1 से डिफाइन किया था। ठीक है, और ये मेरी निकल रही है, ये मेरी R2 है। ठीक है, तो मेरी ये किसके इक्वल हो गई, 4R1, यानी कि जो इनिशियल रेट थी वो मेरी उसका 4 टाइम्स हो गया जब मैंने जो हमारा रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन को डबल किया। बट एक्चुअली क्या देखने को मिला कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन थी वो क्या हो गई, डबल ही हुई।
जब हमने एक ही कंसंट्रेशन को डबल किया तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल ही हुई। तो इसका मतलब हमें क्या पता लगता है कि ये जो कंसेप्ट है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, ये एक्यूरेटली वर्क नहीं कर रहा है। जो रिजल्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंटली आ रहे हैं वो रिजल्ट हमारे पास थ्योरेटिकली नहीं आ रही, यानी कि जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है ये रॉन्ग कंसेप्ट है। कुछ इक्वेशंस पे अप्लाई हो रहा था नो डाउट, बट बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल थे जिन पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई ही नहीं हो रहा था। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसी की वजह से हमने बाद में एक एक्सप्रेशन सीखा जो क्या था, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, यस, सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज रेट लॉ। देखो रेट लॉ क्या होता है। मैं एक रिएक्शन की बात करती हूँ, मान लो gives to the formation of CC plus VD। ये अब देखो इसमें A B C D ये सब क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अब इनमें क्या सीन है कि जब हम बात करते हैं, जैसे ये हो रहा है, अब अगर हमें रेट लॉ लिखना है, ठीक है, तो हमें ये पता है इनकी जो रेट है उनकी, ठीक है। रेट लॉ स्टेट करता है, एक स्टेटमेंट देता है रेट लॉ कि द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, मान लो कोई रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, अगर हम बात करें रिएक्टेंट की टर्म में, ठीक है, टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट having any powers. These power may or may not be equal to their stoichiometric coefficients। ठीक है, रेट लॉ क्या स्टेट करता है, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकल लैंग्वेज तो हो गई, बुक में लिखी है, कहीं भी पढ़ लेना। इसको हम इस स्टेटमेंट में समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है ना, हमारी एक रेट है, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन हो रही है। अब मैं मान लो मैं इसको चाहूँ तो रिएक्टेंट की टर्म्स में भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं इसको चाहूँ तो प्रोडक्ट की टर्म में भी लिख सकती हूँ। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप इसको हमेशा रिएक्टेंट की टर्म में, यूजुअली जितनी भी बुक्स वगैरह होती है उनमें हम इसको रिएक्टेंट की टर्म में कंसिडर करके चलते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका वन ऑफ द मेजर रीजन ये है कि हमें ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नोन होती है, ठीक है। हमें पता है हमने किस कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट लिया, किस कंसंट्रेशन में आपका सॉरी जो भी रिएक्टेंट है वो लिए। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमें नोन नहीं होती, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम ये तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा अच्छा हमारा रिएक्टेंट अभी इतना था, हमने इतना डाला था और अभी इतना हो गया, नोन कंसंट्रेशन है। लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम नहीं पता लगा सकते कि भाई अब हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस टाइम पे इतनी है, हमने ये पता लगा ली, लेकिन कितने बनने वाला है वो हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से पता नहीं लगा सकते। तो क्या है कि हमको रेट को हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में की टर्म्स में लिखना होता है। अब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट ए है और ये बी है, तो इनकी कंसंट्रेशन हमने ले ली और इनकी पावर में कोई भी एक्स और वाई हमने ले लिया। अब एक्स वाई एक्चुअली होते क्या है, हम आगे पढ़ेंगे, ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इनको ना कोई भी चीज को हम एक थियोरेटिकली निकाल सकते हैं जैसे हमें लिखी हुई है, दूसरा हम इसको एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। तो हमारा जो ऑर्डर होता है ना वो हमारा एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू ए और बी, इनके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब कि एक्स की वैल्यू हो सकता है ए के इक्वल हो और एक्स की वैल्यू हो सकता है ए के इक्वल ना हो। सिमिलरली वाई की वैल्यू हो सकता है बी के इक्वल हो और हो सकता है वाई की वैल्यू बी के इक्वल ना हो। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो रहा है, देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में यही होता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ करवाई है, ये बन रहा है मेरे पास, ठीक है। हमें पता है कि रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो कितनी होती है, देखो CHCl3 और Cl2 की पावर आ जाती है हाफ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसकी पावर आई है 1, इसका जो एक्स ऑर्डर आया है वो 1 आया है और ये 1 स्टोइचियोमेट्रिक के इक्वल है, जबकि इसका जो ऑर्डर आया है ये हाफ आया है, जबकि ये स्टोइचियोमेट्रिक के इक्वल नहीं है। तो ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करके दिया है, ये ऑर्डर यही आता है और इसका स्टोइचियोमेट्रिक से कोई लिंक नहीं है। अब देखो और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम।
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या है, इसके लिए जो ऑर्डर आया है 1 आया है और स्टोइचियोमेट्रिक से मैच कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, जो H2 है उसका 0 आ रहा है, जो कि स्टोइचियोमेट्री से मैच कर ही नहीं रहा। तो आप एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं हम लोग कि जो हमारा ऑर्डर है ना वो नॉट इक्वल टू स्टोइचियोमेट्री होता है। तो चलो मैं एक और एग्जांपल लेके आती हूँ। रिएक्शन हमेशा बैलेंस करके चलनी है, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जो हमारा रिएक्टेंट है NO की कंसंट्रेशन ली और O2 की कंसंट्रेशन ली, इसकी स्टोइचियोमेट्री के इक्वल है, बिल्कुल एज इट इज है, जो इसकी स्टोइचियोमेट्री है उसके ऑर्डर इसके इक्वल है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो स्टोइचियोमेट्री के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये जो चीज मैं लिख रही हूँ ये है हमारा रेट लॉ। ओके सो आई होप जो भी अभी तक आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।